गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम अभिक्रिया दरों के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के बारे में चर्चा करेंगे। अभिक्रिया दरों के दो मुख्य सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत है संक्रमण अवस्था सिद्धांत, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। आज के वीडियो लेक्चर में हम टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी अभिक्रिया तभी संभव होगी जब अभिकारक अणु के मध्य टक्कर हो। पहली बात ये दूसरी बात अणु का सक्रियण, और तीसरी बात टक्कर के समय अभिकारक अणु का अभिविन्यास ओरिएंटेशन। अर्थात ये सिद्धांत मुख्यतः तीन बातों पर या तीन चीज़ों पर आधारित है। पहली अभिकारक अणु के मध्य टक्कर, दूसरा अणु का सक्रियण, और तीसरा टक्कर के समय अभिविन्यास। तो इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया तभी संभव होगी जब अभिकारक अणु के मध्य टक्कर हो। जब अभिकारक अणु आपस में टकराएंगे तभी अभिक्रिया होगी। दूसरा है अणु का सक्रियण। इस सिद्धांत के अनुसार टकराने वाले अणु के बीच रासायनिक क्रिया तभी संभव होगी जब उनकी एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा हो, जिसे दहली ऊर्जा कहते हैं। इस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। गैसों के अणु निरंतर गतिशील होते हैं। उनकी कुछ औसत गतिज ऊर्जा होती है। ये अणु जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ऊर्जा का विनिमय होता है, जिसके फलस्वरूप कुछ अणु दहली ऊर्जा या दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, और ऐसे अणु को सक्रियण अणु कहते हैं। तो सक्रियण अणु होंगे उनमें होने वाली टक्कर के फलस्वरूप ही उत्पाद बनेगा। तो टक्कर जो होगी अणु के मध्य, वो टकराने वाले जो अणु है, अभिकारक अणु है, वो अणु सक्रियण अणु होनी चाहिए। अर्थात उन अणु के पास दहली ऊर्जा के बराबर या दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होनी चाहिए। तीसरी बात, टकराने वाले जो अणु है उनका अभिविन्यास। टकराने वाले अणु है उनका अभिविन्यास। तो जो क्रियाकारक अणु है, अभिकारक अणु है, उनके मध्य प्रभावी टक्कर उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए। उपयुक्त अभिविन्यास आवश्यक है, तभी उत्पाद बनेंगे। जैसे मान लीजिए अभिकारक अणु A2 प्लस B2 है। ये A आपका, ये A, ये B और ये B। इन अणु के मध्य जब टक्कर होगी तो टक्कर का विन्यास उपयुक्त नहीं होने से किसी प्रकार का कोई उत्पाद नहीं बनेगा। लेकिन ये आपका A अणु, ये आपका दूसरा A अणु प्लस ये आपका B अणु, जब आपस में इनमें टक्कर होगी तो इनका उपयुक्त विन्यास होने के कारण आपका उत्पाद बनेगा। तो ये सिद्धांत कहता है कि टक्कर के समय अणु का अभिविन्यास भी उपयुक्त होना चाहिए, तभी उत्पाद बनेगा। जैसे पहली वाली स्थिति में अणु का उपयुक्त अभिविन्यास नहीं होने से किसी प्रकार का कोई उत्पाद नहीं बनेगा, लेकिन दूसरी वाली स्थिति में अभिकारक अणु का उपयुक्त विन्यास होने से उत्पाद बनेगा।
तो ये सिद्धांत इस प्रकार इन 3 मुख्य बातों पर आधारित है कि अभिकारक अणु के मध्य टक्कर होनी चाहिए और टकराने वाले अणु के पास दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होनी चाहिए, अर्थात अणु सक्रिय अणु होनी चाहिए। और तीसरी, टकराते समय अणु का जो अभिविन्यास है वो उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए। इन 3 बातों पे ये सिद्धांत आधारित है। इसके बाद में देखते हैं इस सिद्धांत की सत्यता, वैलिडिटी ऑफ कोलिजन थ्योरी। यदि किसी गैस के जेड परमाणु प्रति घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड द्विआण्विक टक्करों में भाग लेते हैं तथा E अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा हो, तो क्रिया कार्य करने वाले अणु की संख्या वो होगी जेड E⁴ प्रति घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगी। अतः अभिक्रिया की जो दर होगी, अभिक्रिया का जो वेग होगा dx/dt वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू जेड E⁴ यहाँ E सक्रियण ऊर्जा है और T परमताप है। द्विआण्विक अभिक्रिया में दोनों अणु एक ही गैस के हो तो अभिक्रिया की दर की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होगी। तो मान लीजिए अगर अभिक्रिया के जो अणु है वो एक ही गैस के हो तो उस समय जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिक्रिया की दर जो होगी वो सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होगी, अर्थात अभिक्रिया का वेग dx/dt इक्वल टू kn²। k यहाँ वेग स्थिरांक है और n स्क्वायर है प्रति घन सेंटीमीटर में अणु की संख्या है। अतः इस समीकरण नंबर 1 देते हैं। इस समीकरण को आगे हल करने पर k इक्वल टू जेड E⁻⁻n²। इसको समीकरण नंबर 3 देते हैं। अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार एक ही गैस के दो अणु के मध्य प्रति घन प्रति सेकंड टक्करों की संख्या जो होती है वो होती है Z = 4n² σ² πRT/m कोष्टक 1/2। यहाँ पे सिग्मा आणविक टक्कर का व्यास तथा m अणुभार है। अतः समीकरण 3 में z का मान रखने पर अपने को नई समीकरण प्राप्त होगी, वो होगी k = 4 σ² πRT/m कोष्टक 12 e⁻ इसको और आगे हल करने पर इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं k = z e⁻ ये आपकी वेग स्थिरांक की समीकरण प्राप्त होती है, जहाँ इस समीकरण में z की जो वैल्यू है वो है 4 σ² πRT/m कोष्टक 1/2 है। z अभिकारक अणु के मध्य प्रति सेकंड प्रति लीटर टक्करों की संख्या अर्थात टक्कर आवृत्ति या टक्कर संख्या कहते हैं। z जो है इसको टक्कर आवृत्ति या टक्कर संख्या या कोलिजन नंबर कहते हैं। इस समीकरण नंबर 5 की तुलना आर्यनीय समीकरण से करने पर, तो अपने पास आर्यनीय समीकरण अपन ने पहले पढ़ रखा है। आर्यनीय समीकरण है k = a e⁻⁻ ये आपका आर्यनीय समीकरण है। और टक्कर सिद्धांत के अनुसार जो अपने को समीकरण प्राप्त हुआ है वो है k = z e⁻⁻ ये टक्कर सिद्धांत के अनुसार
समीकरण प्राप्त हुआ। तो इन दोनों समीकरणों में देखिए सारी वैल्यू समान है अगर z इक्वल टू a। इन दोनों समीकरणों में अपन देखते हैं तो z किसके बराबर दिख रहा है? आपको a के बराबर दिख रहा है। तो z इक्वल टू a। किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान समीकरण 5 के प्रायोगिक मानों के समानता से इस सिद्धांत की सत्यता की जांच होती है। तो इन दोनों समीकरणों से अपने को ये पता चलता है कि z किसके बराबर है? a के बराबर है। और इस समीकरण नंबर जो 5 है उसमें जो k की वैल्यू निकालते हैं, अगर k की वैल्यू से जो k का मान प्राप्त होता है वो प्रायोगिक मानों के समान प्राप्त होता है, तो इस सिद्धांत की सत्यता की जांच संभव होती है या जांच कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए टक्कर सिद्धांत की असफलता और संशोधित टक्कर सिद्धांत, फेलियर ऑफ कोलिजन थ्योरी और संशोधित टक्कर सिद्धांत एंड मॉडिफाई कोलिजन थ्योरी। अनेक अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांकों के प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मानों में समानता पाई गई। ज़्यादातर अभिक्रियाओं के लिए जो k के मान था वो प्रायोगिक और सैद्धांतिक मानों में दोनों में समानता पाई गई, अर्थात इस सिद्धांत की वैधता संभव हो सकी। लेकिन कुछ जटिल अभिक्रियाओं में k के मान के प्रायोगिक और सैद्धांतिक मानों में काफ़ी अंतर आया, अर्थात जटिल अभिक्रियाओं के लिए k के प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मानों में काफ़ी अंतर आया। इस आधार पर यह सिद्धांत जटिल अभिक्रियाओं को समझाने में असफल रहा। इस आधार पर टक्कर सिद्धांत में कुछ सुधार किए गए। सबसे पहला कि टक्कर के समय अणु एक निश्चित दिशा में अभिविन्यासित हो, और दूसरा टक्कर सिद्धांत में ये माना कि संपूर्ण ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा एवं स्थानांतरित ऊर्जा ट्रांसलेशन एनर्जी है, लेकिन ये केवल तभी संभव है जब अभिकारक अणु दृढ़ गोले रिजिड स्फीयर हो की भांति व्यवहार हो, जैसे HiH2I2। लेकिन जटिल अणु साधारणतः दृढ़ गोले की भांति व्यवहार नहीं करते, अतः स्थानांतरित ऊर्जा के साथ साथ कंपन व घूर्णन ऊर्जा, वाइब्रेशन और रोटेशन ऊर्जा भी होती है। तो जटिल जो अणु होते हैं उन अणुओं की ट्रांसलेशन ऊर्जा के साथ साथ उनकी कंपन और घूर्णन ऊर्जा भी होती है। इसलिए जटिल अणुओं के लिए या जटिल अभिक्रियाओं को समझाने में ये सिद्धांत असफल रहा। इन्हीं कारकों का उपयोग गणना में ध्यान नहीं रखा गया, अतः ऐसी अभिक्रियाओं के लिए समीकरण 5 में सुधार कर एक नया व्यंजक दिया गया और समीकरण 5 को इस रूप में लिखा गया कि k इक्वल टू पी जेड ई की पावर माइनस EA/RT। यहाँ एक नया व्यंजक दिया गया और वो व्यंजक है p एक नया व्यंजक दिया गया, जहाँ पे p को प्रायिकता कारक, प्रोबेबिलिटी फैक्टर अथवा त्रिविम कारक, स्टिक फैक्टर कहते हैं, अर्थात ये प्रायोगिक मान के विचलन का माप है। तो जटिल अणुओं के लिए ये एक नया व्यंजक दिया गया और इस व्यंजक को देने पे ये सिद्धांत सफल रहा जटिल अभिक्रियाओं को समझाने के लिए। इस प्रकार टक्कर सिद्धांत में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करके इसको संशोधित किया गया, मॉडिफाइड किया गया और उसके बाद में ये सिद्धांत काफ़ी सफल रहा।